बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की, जिन्होंने अबूरी ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अबूरी ज़मानत जो कि 7 मई को ख़त्म हो रही है और उन्होंने साथ ही साथ एक नज़रसानी अपील भी दायर कर रखी है जो कि 26 मार्च का फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़। और ये कहा गया है कि जब तक उस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं होता तब तक अबूरी ज़मानत में तौसी दे दी जाए। और साथ ये भी दरख्वास्त में कहा गया है कि अगर ये तौसी नहीं होती तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। आज इस पे बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नैब के रवैये को लेकर या एहतसाब के अमल को लेकर जो सवालिया निशानात हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पे आज अपोजिशन का जो रद्द-ए-अमल है वो आया। चौधरी बिरादरान के जो केसेस हैं उनके खिलाफ जो 28 प्लॉटों का केस था एलडीए सिटी में कि गैर कानूनी ख़रीदारी की गई है, नैब ने उसकी इंक्वायरी बंद करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है। तो क्या वाकई इस किस्म की चीज़ें जब हुकूमती जमात या उसके इत्तेहादियों के लिए होती हैं एहतसाब ब्यूरो की तरफ से, तो उस पर सवालात खड़े होते हैं। साथ ही साथ फ़िलहाल तो जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हम देख रहे थे कि 14 रुपये 37 पैसे का ओगरा ने रेकमेंड किया था, उसकी समरी फ़िलहाल तो मंजूर नहीं की गई, उसमें थोड़ा सा डिले आ गया है। आज इत्तलात यानी कि काबीना में भी इस पर एक डिवाइडेड ओपिनियन जो था वज़रा का वो हमारे सामने आया है। और मईशत की जब बात करते हैं तो अपोजिशन की मईशत पर तो तनकीद जारी है ही, लेकिन जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं हफीज़ शेख साहब, उनकी तरफ से एक इक़दाम ज़रूर देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान ने के पैसे देने थे अमरीका ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमने ख़र्च किए हैं और उसकी मद में हमें वापस मिलने थे कोलिशन सपोर्ट फ़ंड की मद में, वो $6 अरब का है। उसके लिए उन्होंने राब्ता किया है और हफीज़ शेख साहब चाहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अब इसके लिए वाकई उनकी कोशिशें रंग लाती हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इतना ही नहीं, IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो भी हतमी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि IMF के कहने पर ही पाकिस्तानियों पर आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस का जो बोझ है वो भी बढ़ने जा रहा है। 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। IMF को इस किस्म की इत्तलात हैं। तो आने वाले दिन पाकिस्तान के अवाम के लिए कैसे हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एक बड़ा अहम लोकल बॉडीज़ के हवाले से जो बिल है, लेकिन अपोजिशन के उस पर एतराज़ात थे असम्बली में, जिसका मुसफ़दा मंजूर तो हो गया। अपोजिशन के शोर शराबे के अंदर जिन्होंने कॉपियाँ भी फाड़ी, वॉकआउट भी किया, इस पर उनके एतराज़ात क्या हैं और ये बिल PTI की हुकूमत, पंजाब हुकूमत कैसे समझती है कि फ़ायदेमंद साबित होगा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। शमसाम बुखारी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। कैसर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साबिर बलोच साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, सीनियर लॉ एक्सपर्ट हैं। ये जो कानूनी मसाइल हैं इस हवाले से उनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। साबिर बलोच साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिलावल भुट्टो साहब का जो मौक़िफ़ मईशत के हवाले से था, जिस तरह उन्होंने भी जरदाई साहब की कल की जो बात थी नैब के इदारे को लेकर और मईशत को लेकर, दोनों चीज़ों को लिंक किया, उसकी तायीद की। सो आपको लग रहा है कि आज ये जो चौधरी बिरादरान वाला फ़ैसला भी हुआ है, जो आपके शकूक थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसको तक़वियत मिली है कि या तो नैब का इदारा चलेगा या मईशत चलेगी? देखें सादिया बीबी, बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब वो एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, ज़िम्मेदार सियासी लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, इंतहाई तालीम याफ्ता, पाकिस्तान के तमाम लीडरान से ज़्यादा तालीम याफ्ता, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा यानी दुनिया देखी हुई, बड़े बड़े अदारों में पढ़ा है उन्होंने, मईशत की बड़ी स्टडी है उसका। अगर वो एक बात करते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम मईशत का है, तो इसमें कोई दो राय है क्या? आप देख नहीं रहे, अब आप देख लें कि यानी जिस वक्त इस हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उस वक्त 98 रुपीज़ डॉलर था, 98 से लेके अब 142-143 तक पहुंचा है।
कभी उन्होंने ये जहमत फरमाई, कभी ये कहा है कि जनाब कि ये क्यों इस तरह हुआ है, ये क्यों, आखिर वो कौन से वजूहात थे, वो कौन सी बातें थी कि जिसकी वजह से 142 तक यानी वो आया। अच्छा, जिन लोगों को ये करप्शन, जी ये सब करप्शन का फलाना है, पिछले हुकूमतों की ये है, पिछले हुकूमतों को, अगर करप्शन की बात है या पिछले हुकूमतों की नालायकी है तो लेकिन उस करप्ट गवर्नमेंट या उस जो है ना नालायक गवर्नमेंट के दौर में तो $98 था। अच्छा, अब वो उसके बाद 142 रुपीज तक वो तो आपके दौर में 143 रुपए तक पहुंच गई है। अब बात यह कि 142 143 पर अगर डॉलर पहुंचती है तो सादिया बीबी आप खुद समझ लें कि आपका क्या दुनिया में आपका कौन सी यानी आप क्या ट्रेड करेंगे। सर आपकी बात ठीक है, आई कंप्लीटली गेट योर पॉइंट, बट मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये मईशत की जो बुरी हालत है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, हम भी करें, कि इसको एहतसाब के अमल से लिंक क्यों कर रही है पीपल्स पार्टी के? या तो आप नैब का इदारा चला लें या मईशत चला लें। आप लोग चाहते हैं कि नैब का इदारा बंद हो जाएगा तो ही मईशत सही होगी? देखें ना जी, डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि आप देखें कि नैब के अदारा उसका जो रवैया है, अभी आप देखें शमशाम साहब खुद जो है ना इस वक्त हुकूमत में हैं, उनको इस बात का पता है कि आप देखें कि यानी आपकी जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है वो शख्स वो जो है सब बिल्कुल दब के बैठी हुई कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। नैब के डर से। अच्छा, आपके नीचे का जो तबका है वो ऊपर वालों के तबके से ना कोई फाइल वर्क हो रहा है, ना कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है, ना कोई काम हो रहा है। अब आप देखें कि यानी इसको हफीज शेख को लाके कितने जमाने के बाद अब आपने आके सीसीआई को ऑर्गेनाइज कर लिया और उसको उसका चेयरमैन बना दिया, उसकी कमेटी बना ली। अच्छा, 8 मई तक जिसका हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद जिसकी वो नहीं है उसकी मीटिंग होती है जिसमें डिसीजन लिए जाते हैं। पेट्रोल का जो मामला है, अब चूंकि अब इमरान खान साहब खुद अनडिसाइसिव शख्स हैं, वो कोई डिसीजन ले नहीं सकते, उसको डिसीजन का पता नहीं है। अब उन्होंने छोड़ दिया इस बात पे कि जी कि ये कमेटी जिसकी सरबराही हफीज शेख करेंगे, वो फैसला करेगा कि जी के 14 रुपए होगा। भाई शुड टेक ए डिसीजन, आप वजीर आजम हैं, आप सबसे बड़े डिसीजन लेने वाले शख्स हैं, आप क्यों डिसीजन नहीं लेते? आप क्यों उसको आउटराइटली जो ना आप उसको रिजेक्ट कर दे कि ये नहीं होगा या होगा जिस तरह दिस वे ना अदर वे। अच्छा, बात यह है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, नैब की वजह से गवर्नमेंट के अदारे जो है ना वो कोलैप्स हो गए हैं, नैब की वजह से लोगों के शुरफा की जो है ना वो जो है ना वो भी एक अजीब किस्म के मुसीबतों में पड़े हुए हैं। अब आप शरीफों की पगड़ियां उछाली जाती हैं। परवेज रशीद साहब याद आ गए मुझे, वो भी यही कहते थे। नवाज शरीफ साहब भी एक टाइम पे नैब के हवाले से ये बयान दिया करते थे। मैं इसी नुक्ते को लेकर जरा अगर आप इजाजत दें साबिर बलोच साहब, एक बात करना चाहता, एक 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आप खुद खातून हैं, वी गॉट ऑल रिस्पेक्ट फॉर यू। अब मुझे कितना शर्म की बात है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। अब एक लेडी यानी मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा पता है बुखारी साहब को, मेरे दोस्त हैं, उनको पता है, उनके बड़ी कुर्बत रही है बीबी फरियाल से। वो इतनी ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको, इतनी एक जो ना एक बुर्दबार एक यानी एक ऐसी अजीम खातून है जो आज एवरी डे वो कोर्टों में पेश हो रही है, कभी जमानत के लिए, कभी इसके लिए, कभी उस चीज के लिए। ना उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोई चीज हुई है, तब उसको तमाके देते हैं हाथ में कि जी ये आप ले जाएं और आप इनके जवाबात दे दें। एक तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात की कि वो नहीं काम कर रहे, हुकूमती इदारे काम नहीं कर रहे। फिर यकीनी तौर पे कैसर शेख साहब, क्योंकि वो खुद भी बिजनेसमैन है, तो बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी यही हैं कि शायद नैब के डर से बैठे हुए। सो आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ बढ़ती चली जा रही है डिमांड इनकी कि नैब का इदारा ख़त्म करें, एहतसाब इस तरीके से नहीं हो सकता, अब इस चीज़ को लिंक किया जा रहा है मईशत से कि मईशत अगर आपने ठीक करनी है तो नैब को बंद कर दें। और ये जो आज चौधरी बिरादरान वाली इंक्वायरी बंद हुई है, इससे शायद इनका ये जो मुतालबा है या डिमांड है वो मजीद जोर पकड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो आपने मेरे भाई को 15 से 17 मिनट दिए हैं। सर तो नहीं, इतना टाइम तो शो शुरू ही नहीं हुआ सर। मैं इतनी लेकिन आप जितना बोलना चाहें बोलें। 17 मिनट मेरे तो नहीं सर, आपकी घड़ी आगे, सादिया 8 बज के 17 मिनट सुइयां जो है ना वो घड़ी की वो आगे चल रही होती है।
ये तो अच्छी बात है। चलो मेरा टेलीफोन 8:14 कह रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चलो। ओके, मैं गुजारिश ये कहता हूँ, ये बात नहीं है, मसला ये है कि मुझे नहीं पता नून से कौन साहब हैं आपके साथ, वो भी जो मेहरबान होंगे, मगर साबर बलोच साहब और मैंने इकट्ठा काम भी किया है, मुहज़्ज़ब आदमी है, अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करना है सब ने। अर्ज ये है कि इनके सवाल काफ़ी एक वो तकरीर की मानंद थे मेरे भाई के। तो पहले तो ये शुरू करते हैं ब्यूरोक्रेसी पे। ब्यूरोक्रेसी का मैं समझता हूं कि काफ़ी देर पहले पंजाब में एक इशू ज़रूर रहा है, कोई इसकी वजह नैब नहीं है, उसकी वजह 40 साला नून लीग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल है पंजाब पे। अच्छा। और उसमें उनके बहुत सारे लोगों से एसोसिएशन इस किस्म की होगी, डरा के रखा, जूनियर ऑफिसर्स को उन्होंने प्रमोट करके सीनियर की जगह पे लगाया, उनको बजाय रियासत से लॉयल करने के अपने खानदान का या अपने एक वो कार्टेल का उन्होंने उसको करके रखा। वो चीजें अब खत्म हो रही हैं। आप देखें कि लेजिस्लेशन, पीपल्स पार्टी हमेशा लेजिस्लेशन की बात करती थी मोहतरमा के दौर में, और बाद में भी बहुत सारे लोग अभी हैं, रजा रबानी साहब हैं, साबर बलोच साहब भी उसी लीग में आते हैं जो लेजिस्लेशन की बात करते हैं। पंजाब असेंबली ने 22 से 23 बिल, कुछ 6-7 पाइपलाइन में, 17वां आज पास हो गया है। आप लेजिस्लेशन तमाम असेंबलियों की निकाल के देख लें, मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, वो रन कर रही। ब्यूरोक्रेसी को अब ये समझ आ रही है कि ठीक है, ये बादशाहत नहीं थी, डेमोक्रेसी है, कभी कोई होता है कभी कोई होता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो चीजें नजर आएंगी। ब्यूरोक्रेसी काम कर रही, ब्यूरोक्रेसी को कोई नैब नहीं तंग कर रहा। नैब को, जब नैब की हम बात करते हैं, नैब इनके एलआई ने, नून लीग ने बनाया एहतसाब कमीशन के नाम पे, और सैफुर रहमान को उसका बना दिया, और उस वक्त वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। और फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी जब नैब ने कार्रवाइयां की तो देयर वर क्वेश्चन मार्क्स ऑन नैब। उसके बाद जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, और उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत में साबिर साहब सेनेट में थे, मैं कौमी असेंबली में था, बीबी शहीद हो गई थी, मगर लेजिस्लेशन तब भी हुई, मगर नैब पे उस वक्त तो हम में से किसी को याद ना आया कि नैब को खत्म करना है, क्योंकि हुकूमत अपनी थी। उसके बाद देखें ना, उसके बाद नून लीग और ये आई, और नून लीग की आज ये जो हम पे एतराज करते हैं, नून लीग वाले और ये कहीं भी जाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, सियासी जमातों के इत्तेहाद होते रहते हैं, मगर ये अनडिक्लेयर्ड अलाई हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं, एक दूसरे से सलाह मशवरे भी करते हैं, और डिक्लेयर भी नहीं करते। इमरान खान साहब का वो मुकमुका जो इनके बारे में कहते हैं, यहाँ पे भी आप कहते हैं। मैं देखें सादिया, मैंने तो लफ्ज कुछ और बोले, तो मैं ये सर, आपके अल्फाज का चुनाव ट्रेनिंग हुई है ना। अच्छा चले मुझे बोल तो लेने दें। पंजाब में मैं पंजाब में आपको अर्ज करूं कि पंजाब में यकीन कीजिए, पार्टियों पे नीचे ऊपर के वक्त आते रहते हैं, मगर ये जो बिल्कुल सफा हस्ती से पीपल्स पार्टी मिटी है, वो इसलिए मिटी है कि नून लीग का और इनका नजरिया कभी एक नहीं रहा। और नून लीग और इन्होंने जब वो इकट्ठी एक बनाने की कोशिश की, जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, और जो खास तौर पे जो पीपल्स पार्टी पंजाब के इस वक्त भी लोग हैं, आप उनसे कभी इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं उनकी इज्जत रखते हुए नाम नहीं लेता टीवी पे, मैं आपको बता दूंगा, आप इंटरव्यू कर लीजिएगा कि क्या वो मुतमईन है इस बात से जो नून लीग से मोहब्बतें बढ़ रही हैं इनकी। नहीं, एक शख्स का तो नाम मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली मैंने उनको इंटरव्यू किया है, बहुत सीनियर शख्सियत हैं, एतजाज एहसन साहब, वो तो अभी भी मानते हैं कि जुडिशरी की जो इंस्टीट्यूशनल सिंपैथी है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में 2-3 दफा ये बात की हुई है कि वो नून लीग के साथ हैं, और वो इस चीज पे खुश भी नहीं है। लेकिन जज़ाक अल्लाह, मेरा खानदान, मेरा किरदार, ये मेरे से तकाजा करता है कि मैं लोगों के नाम ना लूं जो मेरी प्राइवेसी में ओपनली कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, लेकिन वो ओपनली उन्होंने कहा है मेरे टॉक शो के अंदर ही बात की है, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं अगर इजाजत दें कैसर शेख साहब, इजाजत दीजिएगा, मैं कैसर शेख साहब से भी, अच्छा चलें मुकम्मल कर लें, बखैर साहब मिनट की बात नैब पे कर लें। नहीं, मैं वन लाइनर कहता हूं, मैं क्यों शेख साहब पे एनक्रोच करूंगा। मैं ये कहता हूं कि नैब इस वक्त, इन्होंने नून लीग को कहा कि आए नैब पे इस्लाहत करते, क्योंकि नैब से चाबी वो दिलवा रहे थे इनको, या उस तरह और नहीं दी। मौजूदा जो नैब के चेयरमैन हैं वो उस वक्त के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने मिलकर बनाया।
अब अर्ज ये है कि उसी से करके हम तो इंडिपेंडेंट अदारा है, हमारे में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारों को अभी पता नहीं, नए थे, उन्होंने कोई नैब का कहा कि शायद कोई हुकूमती अदारा है। नो, इट्स एन इंडिपेंडेंट इदारा, और एहतसाब हो रहा है, जो पाक है वो पाक होके निकलेगा, अच्छी बात है, वो और ऑनरेबल हो जाएगा, उससे निकलेगा। जिस पे कोई मसला साबित हो जाएगा तो वो फिर उसको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की हिस्ट्री देखते हुए एहतसाब जिसका हो रहा होता है ना सर, वो कभी उसको एहतसाब शफाफियत पे मबनी नहीं लगता, उसको इंतकाम ही लगता है। इंसाफ इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, जिसके खिलाफ होगा वो इसके खिलाफ ही बात करेगा। मैं इजाजत दे दें बुखारी साहब, मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आके फिर कैसर शेख साहब और आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। जी 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 जी, एक लास्ट लाइन, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केसेस में और इन केसेस में जमीन आसमान का फर्क है, ये साबिर बलोच साहब को भी पता है। बिल्कुल सही है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस शेख साहब की तरफ, आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कैसर शेख साहब, ये बताइएगा, जिस तरीके से नैब ने चौधरी बिरादरान पर जो 28 प्लॉटों की गैर कानूनी ख़रीदारी वाला केस था उसकी इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया, दूसरी तरफ अदालतों की जब हम बात करते हैं तो हुकूमती मौक़िफ़ एक और सामने आता है कि जी जिस तरह नैब कहता है कि शवाहिद नहीं थे तभी इंक्वायरी बंद हुई, वहीं पर अदालतें रिलीफ भी देती हैं। जाली अकाउंट्स केस के अंदर देख लें, 10वीं 11वीं दफ़ा ज़मानतों में तोसी हो रही है। यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल गई, शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, अभी फिर उन्होंने अबूरी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त दायर कर दी आज। तो फिर एतराज़ किस चीज़ का है आपको? एहतसाब के अमल पे क्यों इस किस्म की हुकूमत गिराने की कैंपेन चलाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं? मौलाना साहब हों, जरदारी साहब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप लोग गौर कर रहे हैं। सादिया बीबी, आप एक तो बड़ी अच्छी बात आपकी है कि आप सबको मौका दे रहे हैं ताकि वो अपनी बात कर लें मुकम्मल, तो तभी बीच में टोकने से ना तो किसी की बात समझ में नहीं आती। बिल्कुल अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे, क्योंकि प्रॉब्लम है हमारा मुइशत का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस एडवाइज़र होता है। हमारे यहाँ काफ लीग के पास भी वही हफीज़ शेख हैं, पीपल पार्टी के पास भी वही हफीज़ शेख हैं और PTI के पास भी वही हफीज़ शेख हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये पॉलिटिक्स क्या करें। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं। मैंने अगर मुझे कभी टिकट नहीं मिला, मैंने 6 इलेक्शन कंटेस्ट किए और कभी किसी मुस्लिम लीग के अलावा किसी पार्टी से, पीपल पार्टी से, काफ लीग से या PTI से कभी टिकट भी नहीं मांगा और कभी इलेक्शन लड़ा भी नहीं। मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट भी जीतता हूँ और नून लीग के भी ब्याफ पे लड़ा और नून के ब्याफ पे भी हमने इलेक्शन जीते। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि कोई भी, देखिए ना, असद उमर थे मेरे साथ थे, मैं फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, मेरे साथ थे। तो चेहरा जो होता है ना वो ये होता है पार्टी का कि ये हम चीज़ लाएंगे। अगर बाहर के लोगों को ही आपने लाना है, पहली बात तो ये है, मैं ये जमहूरियत को ही हमने ख़त्म कर दी है कि सिर्फ जो बाहर का कभी पाकिस्तान में होता ही नहीं है, वज़ीर आज़म से वो शख्स मिलना भी नहीं होता, तो उसको आप पाकिस्तान की सबसे अहम मुद्दा वो क्या पार्टी की चीज़ें को फुलफिल करेगा। अब मैं आ जाता हूँ मुइशत के ऊपर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किया है ना इन्होंने, असद उमर शरीफ आदमी है, हमारे दोस्त हैं, मैं भी कराची होता हूँ, वो भी एंग्रो में कराची थे। बात यह है कि लेकिन उनका तल्लक सिर्फ कारपोरेट सेक्टर से है, उनका तल्लक सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों से रहा है। पाकिस्तान में असल प्रॉब्लम, मैं खुद कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा और मेरा बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। कहने से मुराद ये है कि हमारा इंटरेक्शन है उन लोगों से जो मुइशत चला रहे हैं। पाकिस्तान में ये नैब ने, जो आपने कहा ना, नैब की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नैब बिल्कुल, नैब को इजाज़त होनी चाहिए और नैब को खुला इन मामलात में किसी ने भी करप्शन की है, मैंने करप्शन की है या किसी ने करप्शन की है, उसका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। लेकिन बात ये है कि एहतसाब होता हुआ नजर आना चाहिए। पाकिस्तान में मैं ये कहता हूं, आपकी पार्टी से भी 2 आवाजें उठती हैं, नैब बंद कर दें जी, एहतसाब नहीं है, फला नहीं है। आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। मसला वही है ना कि जिसके खिलाफ केसेस चल रहे होते हैं उसका एहतसाब इंतकाम लगता है। देखिए ना, ये दुरुस्त कह रही हैं। और देखिए पार्टी में इंडिपेंडेंट जो MNA बनते हैं ना, वो अपने वोट लेके आते हैं। पार्टी की इसमें कोई सेट पॉलिसी नहीं है
कि भाई पार्टी ये कहती है ये करो और वो न करो। मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ कि देखिए नैब ने क्या किया अभी तक, उनको खुला हाथ था। पाकिस्तान में मेरी अथॉरिटी से मैं कहता हूँ कि पिछले 40 साल से 12% ऑफ इकानमी ऑफ GDP जो तकरीबन आजकल 4000 अरब रुपए सालाना बनती है, वो करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन, अंडर इन्वाइसिंग, स्मगलिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब वो ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने तो ये एहतसाब के नाम से आए थे, ये कहते थे कि करप्शन को ख़त्म करेंगे। अगर करप्शन कहीं भी ख़त्म हुई होती तो कोई रेवेन्यू बढ़ गया होता ना। रेवेन्यू अच्छा, तो ठीक इनका है। अपना जो टारगेट है उससे 400 अरब रुपए कम वसूल हो रहा है। ओके। दूसरी उस बात ये पे कि भी बात- ये IMF के पास जी, गए जी। नहीं, इन्होंने ये मसला किया ना। अब मैं बस आप ख़त्म करना बात ये करना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करो ये कहते हैं एहतसाब ज़रूर करें, मेरा करना है मेरा करें, किसी का करना है करें, इजाज़त होनी चाहिए ना जिसने गलत काम किया है। लेकिन इसमें इन्होंने मईशत की जड़ मार दी है। आम आदमी का क्या कसूर है? बेचारे 22 करोड़ बंदे जिनके लिए इन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। एक्सपोर्ट $1 नहीं बढ़ी। सही है सर। अभी देखें 25% IMF के कहने पे मजीद जो 500 अरब रुपए के टैक्सेस की और खबरें बात चल यह है कि रही हैं, वो बेरोजगारी मजीद बोझ आवाम पे आता है नहीं आता। बेरोजगारी हो गई है। वो तो आज लेकिन वजीर आजम साहब ने नहीं, पेट्रोल प्राइसेस में मैं इजाफा बात तो 14 खत्म रुपए ये कर जो रहा होने हूं। जा रहा था, मैं- फिलहाल उसको टाला है, आज वो मौखिर वो हुआ है। करेंगे, ये करते रहे। अभी ठीक है सर, मुझे सर आई हैव टू मूव ऑन। मैं जरा आरिफ चौधरी साहब की ओपिनियन जो पहले वाली बात हो रहे थे केसेस की, उस पे जरा जान लूं। आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा कि आज जो तौसी के लिए जमानत में दरखास्त की है नवाज शरीफ साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर अबूरी जमानत के अंदर तौसी नहीं होती तो हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वो क्या है? 6 हफ्ते की जमानत इनको दी गई थी, इलाज के लिए रिलीफ मिला था, अब उसमें तौसी की बात कर दी आज दरखास्त दायर करके। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो ऑर्डर दिया गया था जिसमें बेल दी गई थी, वो बेल मेडिकल ग्राउंड पे बतौर ख़ास दी गई थी, जिसका आज तक कहीं कोई और हमें प्रेसिडेंट भी नहीं मिलती, और हम सब ने इस पे बात भी की। तो अब मैं समझता हूँ कि उसके बारे में क्लियर कट उसमें ऑर्डर मौजूद है कि 6 हफ्ते के बाद ये जो बेल है ये ख़त्म हो जानी है। और नवाज शरीफ साहब के लिए हुक्म है कि उन्होंने अपने आप को पेश करना है, जेल में जाना है। इट्स नॉट एक्सटेंडेबल, क्योंकि एक्सटेंशन की जो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई ऐसी मेडिकल ग्राउंड नई कोई ऐड नहीं की गई। पहली जो सूरत हाल थी जिसको रिव्यू किया गया, वो रिव्यू मैं समझता हूँ रिव्यू भी वाली बात नहीं थी, चूँकि सारा केस जो था मेडिकल ग्राउंड का वो हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देख लिया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा था कि एक जज साहब ने, कैन मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि ये इसमें जज जो है वो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर कहेंगे उसके मुताबिक होगा। और डॉक्टर्स की ओपिनियन जो थी उसको बाकायदा उन्होंने पूरा डिस्कस किया, और डिस्कस करने के बाद क्लियरली लिख दिया कि एक तो हुकूमत इन्हें इलाज मुआवजे की तमाम सहूलतें मुहैया कर रही है जो रिक्वायर्ड है, और इनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो नया हो, यानी, और ये बिल्कुल साबित नहीं कर सके। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी बात में आई कि जी आप हमें, मैंने वो सारी प्रोसीडिंग्स भी सुनी कि जनाब आप हमें ये बताएं कि ये जो उनकी बीमारियां थी क्या उसमें कोई इजाफा हुआ है जेल में जाने के बाद, कोई यानी प्रिकैरियसनेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि बिल्कुल ज़िंदगी को ख़तरा है और जेल में रहते हुए इलाज मुमकिन नहीं है, ऐसी बात तो थी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि एज ए ग्रेस या जो भी इसे कहा जाए, हमें कोर्ट के मामले में एहतियात करनी चाहिए। कोर्ट ने अपनी सवाबदीद में 6 हफ्ते की दे दी बेल, और साथ ये कह दिया। अब एक और बात मैं आपको अर्ज करूँ सादिया, आप तो अक्सर अब मेरा ख्याल है आप भी काफ़ी कानूनदान हो गई हैं इस मामले में, अक्सर ये चीज़ें आप भी सुनती रहती है, डिस्कस भी करती रहती है। मुझे अब हमारे यहाँ एक अजीब बात होती, ये जो रिव्यू का कंसेप्ट है, ये साथ ही मैं उसकी बात करूँ। रिव्यू जो है वो बेसिकली अपील नहीं है, रिव्यू की बिल्कुल लिमिटेशंस हैं। और अब या तो फिर नवाज शरीफ साहब के केस में पहले भी रिव्यू किया गया और कई साल के बाद किया, और वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया। अब मुझे रिव्यू भी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक लगता है। तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा हालात में हमारे चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिव्यू को उस तरह का रिव्यू, यानी वो नजरसानी वाली चीज हो जाएगी कि फैसला ही तब्दील हो जाए, आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। सही है। मैं आगे और एक और बात अगर टाइम हो, एक जुमला सिर्फ ये कि ये सारी बात करते हुए इन्हें ये महसूस करना चाहिए सबको कि जनाब आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त,
ये एक जुमला मैं एहतसाब के बारे में साथ साथ कह दूं कि क्या पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि हर बंदा कानून से आज़ाद हो। मुझे शेख साहब की ये बात बहुत अच्छी लगी कि पार्टी में रहते हुए भी इन्होंने कहा कि होना चाहिए एहतसाब, बिल्कुल सबका होना चाहिए, जिस पे केसेस है बंद नहीं, बिल्कुल सही है, ये बात होनी चाहिए, सब कहते तो हैं, बट मसला वो है ना कि जब कारोबार का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे साबिर बलोच साहब ये बताइएगा कि जब बात होती है जाली अकाउंट्स की, जब बात होती है कुछ सवालात के जवाबात देने की, तो केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। एक तरफ आप भी, पूरा शरीफ खानदान भी ये कहते हैं अदालतों पर एतबार है, वहाँ से ज़मानतें भी हो जाती हैं, ज़मानतों में तौसी पे तौसी होती चली जा रही है। फिर मसला क्या है? जवाब नहीं होते तो फिर कह दिया जाता है कि हाँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है, मैं 18वीं तरमीम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये एहतसाब को क्यों इन चीज़ों से जोड़ते हैं आप, अदालती मामलात को, कानूनी मामलात को? ये तो आवाम को भी समझ आ रही है ना सर, सीधे सीधे अदालतों के अंदर जवाबात देने। नहीं, देखो कि हमने कभी भी अदालती मामलात में कोई मदाखलत नहीं की, बल्कि अदालतों की इज्जत की। जब भी बुलाया गया हाजिर हुए अदालतों में। ना हमने नैब के मामलात में मदाखलत की, जब भी नैब ने बुलाया हम चले गए वहाँ पे। अब अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो वो उनके खुद अपने इन्वेस्टिगेशन का मसला है। वो मसला इन्वेस्टिगेशन का इसलिए है कि अगर एक इनोसेंट है, अगर आप उसको घेर घेर के जबरदस्ती उस पर आप चार्जेस लगा लेंगे, कहां से बात को कहां मिला लेंगे, तो उसके लिए तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनके लूपहोल्स तो होंगे ना। नहीं सर, आपकी लीडरशिप ये तासुर देती है कि मिलिट्री कोर्ट्स के एक्सटेंशन पे हम नहीं मान रहे, 18वीं तरमीम खत्म करने पर हम नहीं मान रहे, इसलिए ये हमारे साथ हो रहा है। नहीं, डेफिनेटली जी। देखो, बात ये कि देखो, आप दो चीजों को मिक्स ना करें। अब ये नैब की जो बातें हो रही हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, और जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है, जो हमारा पॉलिटिकल मामलात हैं, जो जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, चेयरमैन साहब का जो है ना, वो स्टैंड है पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, वो एक और चीज है। अब देखें, बात यह कि हम अगर मिलिट्री कोर्ट्स की अगर फर्ज कर लो उसको नहीं मानते, हम इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप कोई आए, आप हमें कोई कोजेंट रीजन दें, आप हमें समझाएं, आप हमें बताएं कि किस लिए मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत है। लेकिन वो तो इस मामले पे खामोश है, उनमें तो दम ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असेंबली के अंदर हम चाहते हैं कि डिबेट हो, इन तमाम मामलात पे डिबेट हो, असेंबली में तो वो आते नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो हाउस में आके वहां पर बताए, लेकिन वो तो असेंबली में आते नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि 18वीं तरमीम जो है, मैं आपको अर्ज कर लूं जनाब, देखें, अगर आपने खुदा न खास्ता इस मुल्क को अगर अब और ज्यादा खराब करना है तो फिर सर, लेकिन मसला ये ना कि ये सारी की सारी अफवाहें हैं ना, चहमगोइयां हैं जिस पे आपकी लीडरशिप बात करती है, सदारती निजाम वाली भी हुकूमती जमात के लोग इनकार कर देते हैं। 18वीं तरमीम आप वो चेंज ही नहीं कर सकते, उनके पास अददी अक्सरियत ही नहीं है। मैं अच्छा, मुझे सर ब्रेक लेने दें, मैं शमशाद बुखारी साहब से जवाब ले लेते हैं ब्रेक से वापस आके। मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ उस चीज़ का, और हमने बात करनी है जो आज पंजाब असेंबली में जो लोकल बॉडीज़ का एक बिल जो है वो मंजूर किया गया, उसका मुसवदा जिस पर अपोजिशन का शोर शराबा हुआ है, उनके रिजर्वेशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। शमशाद बुखारी साहब, आज जहां पंजाब हुकूमत बहुत खुश है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट वहां से पास हो गया पंजाब असम्बली से, लेकिन वहीं पर अपोजिशन बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, आप को कह रही है कि जी एक गैर पार्लिमानी, गैर जमहूरी रिवायत देखी गई है पीटीआई की तरफ से। लोकल बॉडीज़ के फंड्स वो कहते हैं ऑलरेडी फ्रोजन हैं, एक एंटाई डेमोक्रेटिक फोर्स का रूप धार रही है पीटीआई। ये गिले जो हैं, और फिर साथ ये भी कि बड़ी जल्दबाजी में बहस कराई और पास करा लिया, ये कितने वजनी हैं ये गिले? इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, इस पे मैं आपको थोड़ी सी तारीख में ले जाना चाहूँगा जी। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पे इन्होंने 2013 में अपना तकरीबन
वक्त जो था उसमें 2013 में इन्होंने जाके बिल पास किया जी, 2015 में इन्होंने इंतखाब कराए, 2017 में ऑलमोस्ट इन्होंने जाके हल्फ लिए। तो लोकल बॉडीज के साथ जरा कमिटमेंट देखें, इनकी कमिटमेंट देखें जरा। उसके बाद अभी जब ये बिल आया, स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को जिस वक्त रेफर होके उसमें ये बाहर निकल के एक दूसरे को मुबारकें दी गई, सारा कुछ हुआ। बिल जब ले हो गया तो इनको तलब लिया गया कहीं पे, जहां इनको तलबा गया, मुझे अब ये नहीं पता कि वो लाहौर से जरा बाहर थी जगह या किसी बड़े पार्क के साथ थी, मगर जहां पे भी तलबा गया, बताना नहीं चाह रहे होते। इनकी सरजनश हुई, इनकी झाड़ बिठाई गई, तो दोबारा आके असेंबली में इन्होंने इसका मामला और तरह किया। इनकी तरफ से कुछ अमेंडमेंट भी आई। अगर इनसे डिस्कस नहीं किया गया तो अमेंडमेंट्स कैसे आई? आज जब असेंबली का बिल शुरू हुआ तो बिल शुरू होते हुए इन्होंने पहले कुछ तकारीर की। इनके एक तो अच्छे मेंबर साहिबान हैं, एक ने उन्होंने तकारीर की। उसके बाद जो इनका डिज़ाइन था, ये बिल की कापियां फाड़ के बाहर तशरीफ ले गए। और अब यकीन कीजिए, सिंस आई वाज इन द हाउस, तो इन्होंने स्पीकर साहब अमेंडमेंट्स के लिए इनके नाम पुकारते रहे, जो एक जमहूरी तरीका होता है। जाहिर है वोट जिसके होते हैं उसी ने करना होता है, बट देयर वाज नो वन जो आके वो अमेंडमेंट पेश करता। ये इनकी सिंसेरिटी है। लीडर, इनके जो ऑपोजिशन लीडर हैं, वो पता नहीं किसी कमरे में मौजूद थे, अपने चैम्बर में मौजूद थे, क्योंकि मुझे तो उनकी जियारत हुई उस पे मीडिया पे। उन्होंने आके एक धुआंधार तकरीर फरमा दी, और उस तकरीर में उन्होंने ये कर दिया कि हम अदालत में भी जा रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मुझे अगर आप इसके थोड़े से सेलिएंट फीचर दे लेने दें, थोड़ा सा अंदाजा आपको हो जाएगा। जी बताइए। तो मैं इससे शुरू होता हूं, हालांकि मैं डिटेल में बात कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। आपको पता ही है मैं या माजरत करूंगा या मैं ठीक बात करूंगा। 3281 यूनियन काउंसिलें थी 3281 पंजाब में। हमने जो सिस्टम पंचायत का लाए हैं तो 22,000 यूनियन काउंसिल होंगी। तो ग्रास रूट लेवल है या नहीं है? 35 एग्जिस्टिंग जिलों में, जहां पे जैसे अब 138 रूरल लोकल गवर्नमेंट की होंगी 138। दूसरी अर्ज ये है कि मुझे आप ये बताएं कि जो दो तरह के होंगे, इनको तकरीबन 40 से 42 अरब रुपया हुकूमत पंजाब देगी लोकल बॉडीज के लिए, और जो ये खुद जनरेट करेंगे वो उनके लीडर की और चेयरमैन की और वहां की जो खुद जनरेशन करेंगे अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी अपनी मौजे के मुताबिक, अपनी अपनी साइज के मुताबिक, अपने अपने विजन के मुताबिक, ये रिसोर्स अपना वहीं से जनरेट करके वहीं करेंगे, और 40 से 42 अरब रुपया इनको दिया जाएगा। ये वादा था पीटीआई का कौम के साथ कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाकर, और जो पंचायत काउंसिल या विलेज काउंसिल या जिसको आप कहते हैं, वो तो मैं समझता हूं कि ये जो नाली सड़कों के लिए भी एमपीए एमएनएस के पीछे भागते थे, वो तो कोई जरूरत ही नहीं। हमने तो एक जो है ना, एक शफाफ सिस्टम लाने की कोशिश की और ले आए मौला के करम से, और अब उस पे काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया। मैं ये जो चीजें, ये जो फीचर्स आपने बताए हैं, लेट मी फिनिश हाफ ए सेंटेंस। वी विल गो फॉर द इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल। ये जो फीचर्स कैसे शेख साहब, शमशान बुखारी साहब यहाँ पे बता रहे हैं, तादाद भी यूनियन काउंसिल्स की बढ़ा के 3,281 से वो कहते हैं 12,000 करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के बाद ग्रास रूट लेवल पे ये इख्तियारात की जो निचली सतह तक मुंतकली की बात थी, ये ज्यादा इस चीज को अश्योर नहीं करेगी? आप लोगों की रिजर्वेशंस फिर क्यों आ रही है? एक और चीज भी बता दूं, जी सादिया, बात ये है कि पहले देखिए ना, मैं समझता हूँ वक्त का, मैं मुझे अगर मौका दीजिए तो मैं इनको जवाब दे दूं। चले एक जुमला कह लें बुखारी साहब, फिर शेख साहब बताने लगा हूं। एक चीज साहब, एक चीज आपसे बहस नहीं रहा। जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वो सिर्फ लाहौर और फैसलाबाद नहीं, जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वो सारे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होंगे। जी शेख साहब। जी मैं सादिया ये कह रहा हूँ, देखिए जितने भी वजारती इलेक्शन हुए, पॉलिटिकल बातें हैं, ये उसकी तो बात करने नहीं दी। शमशान बुखारी बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है। मैं आपको बताऊं ना, ये जो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अब मुझे अगर इजाजत दे मेरी बात करने। सॉरी शेख साहब, आपका बेसिक बात तो ये थी कि चौधरी ब्रादरान की
भाई चौधरी सर बिरादरान को अभी तो अगर मैंने मिल गई- लोकल सर अभी तो मैंने वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट का पूछा है ना, वो आज ऑपोजिशन बहुत ज्यादा अभी पंजाब मेरी- असेंबली में वो अच्छा, बात की है ना देखो, उन्होंने, आपकी वो कैसे basic शेख साहब question एतराजात मेरी- बता रहे मैं पीएमएलएन कहना- बात मैं तो ये कहना थी चाह चौधरी रहा हूं। साहबान की देखिए, इन्वेस्टिगेशन मैं- वापस मैं ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा जो वापस शाम लेगी। बुखारी साहब- अगर अभी- इंसाफ जो है तो कहा ना, हमारे साथ जो- सर कर अभी लें। ये वाला क्योंकि- सवाल मैंने किया बुखारी साहब से, मैंने इस पूछा तरह है कैसे तो- शेख साहब बता दें पीएमएलएन के एतराजात, क्योंकि उनके सारे सीनियर रहनुमा विफाक के अंदर बैठ के भी ट्वीट्स मैं- कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं। जी शेख साहब फरमाइए। आप मुझे जी। 1 मिनट जरूर दे दें सादिया प्लीज। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, शमशाम बुखारी साहब सीजन पॉलिटिशियन है ना, ये इन्होंने जो बैकग्राउंड बताया बल्दियाती इलेक्शनों का, ये सही कह रहे हैं। लेकिन ना पहले कोई भी किसी हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, वो होने चाहिए, मैं इनसे एग्री करता हूँ। जब अभी पीरियड ही पूरा नहीं हुआ, जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराती है ना, सब तो उसी के बन जाने होते हैं। हम क्यों ढोंग रचा रहे हैं पर, चाहे किसी दौर में भी हो, मैं किसी एक दौर को डिफेंड नहीं कर रहा। ठीक। वो क्या रहा है कि जो हुकूमत आ रही है, देखो पीरियड पूरा नहीं हुआ, वो कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में जो भी फैसला होगा, वो मुझे नहीं पता क्या फैसला होगा। Okay. जो इलेक्शन होगा ना, उसका रिजल्ट आप देखिएगा क्या होगा। सही है। जब यही आरिफ चौधरी साहब, हमारे आपको तमाम जो बने हुए संजीदगी थे ना, नजर आई जो इस बिल हमारे के अंदर, elect जो हुए थे, मुसवदे के अंदर मैं आपको चीजें बताऊं ना, लिखी जो हुई हमारे हैं, निचली मेरी- सतह मैं- पर मैं- इख्तियारात की मैं बात मुंतकिली को मुमकिन मुकम्मल कर होगी। लूं, मैं बात को मुकम्मल कर सर लूं मुकम्मल कि कर लिए, टाइम जो- थोड़ा है, फिर मैं चौधरी साहब जी का मैं मौका बात को दूंगा। मुकम्मल कर लूं कि जो हमारे सारे जो हमारे बने हुए थे ना, वो सारे इन्होंने अपने साथ ले लिए। इलेक्टेड लोग इनके ठीक। पास आ गए। मैं अपने ठीक। मैं चनियोड़ से हूँ, हमारे ठीक। इलाकों के जितने नजदीक सारे बने हुए थे ना, वो हमारे यहाँ से वो हट के उधर आ इनके यहाँ आ गए। सही है। क्या आरिफ election चौधरी हो रहा है? साहब। और ये कराने का मकसद क्या है और फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह है कि जिन चीज़ों की बुनियाद पर पीटीआई को लोगों ने वोट दिए थे, पीटीआई को वो नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पहली बात कि प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए पार्लियामेंट में, चूँकि माजी में यही कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आते, और प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे हमारे बहुत मंजूर पसंदीदा इमरान खान साहब हो, उन्हें भी आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंडेट जिसका भी हो उसका एहतराम होना चाहिए। जितनी मुद्दत के लिए वो पार्लियामेंट ये बल्दियाती इदारे मुंतखब हुए थे, वो उन्हें पूरी करनी चाहिए। इस तरह के कामों से मैं आज भी इन्हें बता दूं, इस तरह से के कामों से आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। यानी हर जगह एक नई से नई आप ऐसी चीज शुरू कर रहे हैं, पीटीआई को भी देखने की जरूरत है कि वो चीजें जो आवाम से वादे किए थे वो वापस आना पड़ेगा, पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है। हैव टू वाइंड अप है। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।